आज का जो लेक्चर है हमारा वो है फ्लाई वेट, एक नया डिज़ाइन पैटर्न है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, राइट। ये भी स्ट्रक्चर पे डिज़ाइन पैटर्न है और इसके नाम से जिस तरह आपको पता लग रहा है कि फ्लाई करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स जिनका वेट ज़्यादा होता है, राइट, जो बार बार यूज़ हो रहे होते हैं या जिनमें शेयरेबल स्पेस हो सकता है, राइट। तो फ्लाई वेट इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को आप बजाय इसके कि हर एक को अलग अलग मेमोरी के अंदर क्रिएट करें, तो उनको अपने स्टेट के दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक स्टेट का वो हिस्सा जब ये यूज़ हो रहा होता है तो उस कंटेक्स्ट के हिसाब से चेंज हो रहा होता है, और दूसरा उसका वो हिस्सा जो कभी भी चेंज नहीं होता। तो जो चेंज नहीं होता वो हम उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक स्टेट है इसका, और जो चेंज होता है वो उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक स्टेट। तो एक्सट्रिंसिक स्टेट जो है ये पैरामीटर में लेता है, और इंट्रिंसिक स्टेट जो है इसके अंदर खुद अपने डिफाइन होता है क्लास के अंदर, राइट, उसके गेटर सेटर्स की ज़रूरत नहीं होती। तो अब जब आपको एप्लीकेशन के अंदर इस तरह के ऑब्जेक्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हैं कि बजाय इसके कि आप हर सिचुएशन में नया नया ऑब्जेक्ट बनाएं, आप एग्जिस्टिंग जो ऑब्जेक्ट्स है उसको रीयूटिलाइज कर देते हैं, और एट द सेम टाइम जो है वो डिफरेंट एक्सट्रिंसिक स्टेट के साथ ना डिफरेंट जो सिनेरियो है उसमें सिमुल्टेनियसली आप उसी ऑब्जेक्ट को रीयूटिलाइज कर देते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाती है, और रैम को कम यूटिलाइज करता है। तो अगर आपके गेम्स एप्लीकेशन है स्पेशली, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल वो है, डिज़ाइन पैटर्न है, ठीक है। तो इसका इंटेंट ये है कि यूज़ शेयरिंग टू सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ फाइन ग्रेन ऑब्जेक्ट्स एफिशिएंटली, ठीक है। तो जितने अगर आपके गेम में सीन्स के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं, तो उनकी सिर्फ जो एक्सटर्नल स्टेट है वो चेंज हो रहे होते हैं। आप या जब कोई रेसिंग गेम है उसमें आगे जा रहे हैं तो ट्रीज़ वगैरह आपकी रिपीट हो रही होती है, राइट, कुछ ब्रिजेस है वो रिपीट हो रहे होते हैं, या कुछ दूसरे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स बेशुमार हो सकते हैं जिनको आप सिर्फ स्टेट या उनका जो साइज़ है या उनका जो विड्थ है या कलर्स वगैरह वो चेंज करें। बाकी इंटरनल उसका स्ट्रक्चर जो है या बाकी डिटेल जितने भी हैं इन उसका इंट्रिंसिक स्टेट जो है वो सेम रहता है, राइट। तो बजाय इसके कि मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं हर बार ना, तो इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी रेस गेम में आगे जाने से मेरी जो मेमोरी है वो फेल हो जाएगी और प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाएगा। क्योंकि जब ये नए ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए अगर आपके पास रैम नहीं रहेगी तो प्रोग्राम आपका क्रैश करेगा। तो उससे बचने के लिए, इस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए आप, ये एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है फ्लाईवेट का, और ये आप यूज़ करते हैं, ठीक है। एक ये आपने इंटेंट देख लिए, एक और भी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका इंटेंट देख लें। जो यहाँ पे मैंने शायद यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है, ये नहीं है, इसी के अंदर है। अच्छा, ये साजिद साहब ने अपने उसमें स्लाइड्स के अंदर वो दिया हुआ, ये इसका रेफरेंस दिया हुआ है वेबसाइट का, तो ये आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट बताया हुआ है कि फ्लाई वेट इज़ ए स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न दैट लेट्स यू फिट मोर ऑब्जेक्ट्स इनटू द अवेलेबल अमाउंट ऑफ रैम by sharing common parts of the state between multiple objects instead of keeping all of the data in each object। तो बजाय इसके आप हर ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो अलग अलग डिफाइन करें, तो उनका जो शेड स्टेट है जो चेंज नहीं होता और सेम रहता है। तो आप उसको एक ही ऑब्जेक्ट बनाया और उसका सिर्फ एक्सटर्नल जो स्टेट है सिर्फ उसको चेंज कर दिया करें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। कॉन्टेक्स्ट मीन्स जो आप उसको यूज़ कर रहे होते हो तो डिफरेंट सिचुएशन में वो यूज़ हो रहा होगा, राइट। तो उसके जो यूजेज या एक्सट्रिंसिक स्टेट है वो आप उसको पैरामीटराइज पास करते हो, और जो इंटरनल है उसको एग्जिस्टिंग यूज़ करते हो, आपको वो ऑब्जेक्ट दोबारा नहीं क्रिएट करना पड़ता। सिर्फ उसके हाफ जो सेक्शन होता है या जो चेंजिंग सेक्शन होता है उसकी वैल्यूज़ आप चेंज करते हो और फिर उसको आप सीन में दोबारा रीयूटिलाइज कर लेते हैं। और आपके पास इसकी एक फ्लाईवेट की फैक्ट्री होती है जिसमें आप पूल के अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स को मेंटेन कर रहे होते हो। तो जब भी आपको चाहिए होता है उसमें सीन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट्स या अपने एप्लीकेशन में कोई ऑब्जेक्ट उस नेचर का चाहिए होता है, तो आप पूल से रिक्वेस्ट करते हो, तो पूल देखता है कि अगर मेरे पास है तो वो आपको दे देता है, अगर पूल में अवेलेबल नहीं है तो आपको क्रिएट करके पूल में ऐड भी करेगा और फिर आपको दे भी देगा, बाकी लोगों के यूज़ के लिए भी उसको सेट कर देगा। तो ये इमेज में जो है रैम को बैलेंस कर देता है कि अगर आपके पास रैम का इशू है, प्रॉब्लम्स वगैरह है आपके पास, और आप हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग बनाते हैं, तो इसको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली इस तरह बना दिया करें कि जो शेयर्ड स्टेट है उनके दरमियान उसको इंट्रिंसिक रखे,
और जो चेंजिंग है जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होता है उसको एक्सट्रिंसिक इसको पैरामीटराइज पास करें ऑब्जेक्ट को, और फिर इसी ऑब्जेक्ट को रीयूटिलाइज कर दिया करें सीन्स के अंदर या डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आप इसको रीयूटिलाइज कर दिया करें। तो ये वाला भी आप देख लें, इन्होंने भी एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया हुआ है। हम वापस चलते चाहते हैं इसके ऊपर। इन्होंने जो एग्जांपल लिया हुआ है उसमें ये है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर करेक्टर्स अलग है, रो अलग है और कॉलम्स अलग है, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, कॉलम का अलग ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसके अंदर सेम करेक्टर दोबारा रखोगे। इसी तरीके से अगर आप रोज़ जो है वो अलग बनाते हो, हर एक का अपना ऑब्जेक्ट है और हर रो के अंदर आप उसके करेक्टर को दोबारा रखते हैं, राइट। अपेरेंट इन्होंने करेक्टर वो रखा हुआ है वर्ड, ठीक है। तो इसमें जो करेक्टर रिपीट हो रहे हैं, अब आपने रो वाले ऑब्जेक्ट में भी करेक्टर सेम करेक्टर रख दिया, आपने कॉलम में भी सेम रख दिए और आपने ओवरऑल डॉक्यूमेंट के अंदर भी में भी आपने अलग करके रख दिया, राइट। तो अब बजाय इसके ए वाले करेक्टर को मैं 3 बार क्रिएट करूं और उसको फिर डिफरेंट उसके ऑब्जेक्ट के अंदर एग्रीगेट कर दूं, तो उससे ये मेमोरी 3 टाइम ले रहा होगा, राइट। तो उससे बेहतर ये है कि मैं करेक्टर को एक बार बनाऊं, और अगर ये इसका करेक्टर का जो कोड है वो कभी चेंज तो नहीं होता, तो ये इसका इंट्रिंसिक स्टेट है और इसको मैं रीयूटिलाइज करूंगा कि हाँ ये किस पोजीशन पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है। तो किस रो में, जब रो में क्लिक करूंगा तो रो में भी नज़र आएगा, जब कॉलम फोकस करूंगा तो उसमें भी नज़र आएगा, और डॉक्यूमेंट के अंदर भी नज़र आएगा, और ऑब्जेक्ट वो एक ही होगा। तो एक ही ऑब्जेक्ट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को शो कर रहा होगा, और मेमोरी जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाएगी, और ये मेमोरी में कि एक बार पड़ा होगा, ठीक है। तो इन्होंने ये पूरा एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर ले कि फ्लाईवेट इज ए शेड ऑब्जेक्ट, यानी कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो शेड होगा, ठीक है। दैट कैन बी यूज इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट सिमुल्टेनियसली, एक ही टाइम पे लोग इसको डिफरेंट जो क्लासेस है वो इसको यूज कर सकते हैं। द फ्लाईवेट जो ऑब्जेक्ट्स है एक्ट्स एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट इन ईच कॉन्टेक्स्ट, और हर कॉन्टेक्स्ट में इसका चूंकि शेड स्टेट अपना अपना होता है, तो ये ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल अलग अलग ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है बाकी ऑब्जेक्ट से, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है। It's indistinguishable from an instance of the object that's not shared. Flyweight cannot make assumption about the context in which they operate. यानी कि ये फ्लाईवेट के अंदर इंटरनल जो इंट्रिंसिक स्टेट होता है उसमें वो अपने कॉन्टेक्स्ट की डिटेल नहीं रखता, वो पैरामीटराइज होगा, ठीक है। The key concept here is the distinction between intrinsic and extrinsic states. Intrinsic state is stored in the flyweight, ये इसके अंदर internally stored हुआ होता है, ठीक है। It consists of information that's independent of the flyweight context. तो जो environmental use होता है इसका, उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। Thereby making it shareable, लिहाजा ये आप हर एक के साथ शेयर कर सकते हो। Extrinsic state depends on and varies with the flyweight context. जो वेरिंग नेचर होता है इसका, तो वो आप फ्लाईवेट कॉन्टेक्स्ट से इससे फ्लाईवेट जब ये यूज़ हो रहा होता है तो वहाँ से फिर आप वो वाला कॉन्टेक्स्ट जो है या वो वाले वैल्यूज जो है इसको पैरामीटराइज पास करते हो, एंड देयर फोर कैन बी शेयर्ड। और वो शेयरेबल नहीं है, वो हर एक कॉन्टेक्स्ट का अपना अपना होता है, उसकी अपनी अपनी वैल्यूज़ होती है, राइट। तो वो फिर आप इसलिए पैरामीटर में इसको पास करते हो कि अब आप तुमने इन वैल्यूज़ के साथ जो है ना बिहेव करना है। क्लाइंट ऑब्जेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग एक्सट्रिंसिक स्टेट टू द फ्लाईवेट व्हेन इट नीड्स टू। तो जब भी आपने यूज़ करना है फ्लाईवेट के ऑब्जेक्ट को, तो आप इसका एक्सट्रिंसिक स्टेट जो है वो पैरामीटर में पास करोगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्री के साथ इसको कैसे रीयूटिलाइज करते हैं, और यहाँ पे इसका फ्लाईवेट के पूर्व में भी आपको बताया हुआ है कि अगर करेक्टर ए है तो या जो भी करेक्टर्स है ये एक बार क्रिएट होंगे, ठीक है। तो इनका जो इंटरनल स्टेट है वो एक बार बना होगा। हाँ, जब ये कभी ये रो में यूटिलाइज हो रहा है या किसी कॉलम से यूटिलाइज हो रहा है, एक और रो के अंदर ये यूटिलाइज हो रहा है, तो असल में पूल के अंदर ये एक बार पड़ा हुआ है एक इंट्रिंसिक स्टेट के साथ, राइट। लेकिन जब आप इसको दूसरे रो से यूटिलाइज करेंगे तो उस रो के फिर जो पैरामीटर्स होंगे उसको एज ए एक्सट्रिंसिक स्टेट जो है वो फिर इसको पास करोगे, तो ये फिर उस हिसाब से अपने आप को जहाँ पे पोजीशन होगा, जिस फ़ॉन्ट के साथ होगा, जिस कलर में होगा, तो उस इस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करेगा। तो जो इसके इंट्रिंसिक या इंटरनल स्टेट है वो सेम रहेगा, और सेम ही ऑब्जेक्ट जो है वो बार बार हर रो के अंदर रीयूटिलाइज हो सकता है, ठीक है। तो ये इनका बुकोनो का एग्जांपल है। इसके स्ट्रक्चर डायग्राम को अंडरस्टैंड करें पहले। स्ट्रक्चर में इसके पास क्या होता है कि आपके पास एक क्लाइंट होता है या आपके पास एक सीन होता है जिसने
डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है उनको यूटिलाइज करना है, राइट। तो अब आप क्या करते हो, आप क्लाइंट ने सपोज आपके सीन में, आपका गेम का कोई सीन है, ठीक है, उसमें ट्री को उसने बिल्ड करना है। तो सबसे पहले आप अपने पूल में देखते हैं कि अगर कोई ट्री एग्जिस्टिंग किसी स्टेट में पड़ी हुई है और वो अवेलेबल है तो मुझे ट्री जो है अपने पूल में से दे दो। अगर वो उसको गेट फ्लाई वे, ठीक है, तो उसको अगर वो ट्री नहीं मिलती तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जाके उसके पास वो देखेगा कि अच्छा मेरे पास ट्री नहीं है, तो मैं उसको अपने पास एग्रीगेट कर दूँ, एक लिस्ट के अंदर उसको मैप करूँगा। तो पहले उसका ऑब्जेक्ट बना लेगा और फिर उस ऑब्जेक्ट को अपने पूल में भी ऐड कर देगा और साथ इस क्लाइंट को दे भी देगा कि अब तुम इसको यूज़ करो। ये देख सिंपल साइज का कोड लिखा हुआ है कि असल में गेट फ्लाईवेट का जो एल्गोरिथम है वो कैसे काम करता है कि अगर फ्लाईवेट इस की का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या करूँगा, मैं उस लिस्ट में से या उस मैप में से इस की के अगेंस्ट जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न कर दूंगा, राइट। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर क्या करूँगा, मैं नया क्रिएट करूँगा, उसको एग्रीगेट कर दूंगा अपने पास, अपने पूल में उसको ऐड करूँगा और फिर उसको रिटर्न कर दूंगा। तो अब मेरे पास पूल बनता जा रहा है और सेम टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स है वो कभी भी दो बार नहीं बने होंगे बल्कि एक बार उनका वो बना होगा। सिर्फ उनका एक्सटेंसिक स्टेट जब मैं यूटिलाइज करूँगा तो वो चेंज करता जाऊँगा और एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार मैं रीयूटिलाइज कर सकता हूँ। तो अगर आपका कोई गेम है उसके अंदर बम्स है या कोई आपके वीपन्स है या कोई भी चीज़ें हैं काफ़ी सारे, तो उस केस में आपका जो ये वाला वो सारे फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट्स है, राइट। तो उनको आपको एज ए फ्लाईवेट इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इससे आपकी मेमोरी की यूटिलाइजेशन बहुत एफिशिएंट होगी और आपका ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा बनेगा। और कंक्रीट जो फ्लाईवेट होते हैं तो वो क्या एक्सेप्ट करते हैं, वो पैरामीटराइज जो भी ऑपरेशन के लिए आप उसको उसके ऊपर कॉल करते हो तो उस पैरामीटर उस ऑपरेशन के अंदर आप उसको जो एक्सटेंसिव स्टेट होता है वो इसको पास कर देते हो। तो एक इसका इंटरनल स्टेट भी है और एक इसका एक्सटर्नल स्टेट भी इसका पैरामीटर में आ गया। अब जिस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ हो रहा होता है तो उस तरीके से ये अपना बिहेवियर बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रहा होगा। इसी तरीके से कुछ अनशेड कंक्रीट फ्लाईवेट है जिसमें कोई जो स्टेट्स है या जो भी है वो आप शेयर नहीं करना, यानी कि ये शेड और अनशेड इसलिए बताया हुआ है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आप शेयर करना चाहेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके इंटरनल स्टेट जो है वो आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो वो किसी खास कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरत होती है। तो वट एवर जो भी हो, सारों ने क्या करना है, फ्लाईवेट के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है और सारे जो है आप अपने पूल में रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़ी आप उनको, जो बेशक शेड कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिस तरह ऊपर कुछ करेक्टर्स थे, राइट। तो कुछ करेक्टर ऐसा होगा जो सिर्फ एक ही रो में कोई एक बार आया होगा और कुछ करेक्टर ऐसा होगा जो डिफरेंट मल्टीपल टाइम जो है वो यूज हो रहा होगा, राइट। तो इसी तरीके से आपके ये शेड और अनशेड कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो बेशक वो शेयर हो रहा है नहीं हो रहा, आपने उसको पूल का हिस्सा बना लेना है। तो ये इसका स्ट्रक्चर डायग्राम था। इसके जो पार्टिसिपेंट है वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम। इसके पार्टिसिपेंट में फ्लाईवेट इंटरफेस है, डिक्लेयर एन इंटरफेस थ्रू विच flyweights can receive and act on existing स्टेट ये एक्सटेंसिक स्टेट को पैरामीटर में एक्सेप्ट करेगा और जो इंटरनल है वो इसका अपना है और जो भी रिक्वेस्ट आया हुआ है उसका ऑपरेशन जो है ये इसके ऊपर परफॉर्म हो जाएगा। इसी तरह जो कंक्रीट फ्लाईवेट है वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके हिसाब से जो बिजनेस लॉजिक होगा आपने आपका जो भी इसने एक्शन परफॉर्म करने है, अगर बम ने ब्लास्ट होना है तो जो साउंड होगा, जो जो भी उसका कलर होगा, जहाँ जिस लोकेशन के साथ होगा, तो कुछ इंटरनल स्टेट कुछ एक्सटर्नल स्टेट मिलके आपको एक बम का पूरा शेप जो है वो नज़र आ जाएगा गेम के सीन के अंदर। इसी तरह अनशेयर्ड कंक्रीट फ्लाईवेट जो है, नॉट ऑल फ्लाईवेट सब क्लासेस नीड टू बी शेयर्ड, फ्लाईवेट इंटरफेस इनेबल शेयरिंग, इट्स डज नॉट इन्फोर्स इट। It's common for unshared concrete flyweight objects to have concrete flyweight objects as children at some level in the flyweight object structure। तो आप कुछ जो है उनको शेयर करें, कुछ जो है उनको शेयर, यानी कुछ रोज को कुछ कॉलम जो है वो किसी रोज के हिस्सा होंगे, कुछ कॉलम जो है वो किसी रोज के हिस्सा नहीं होंगे, राइट। तो ये आप पूरा जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं उस तरीके से। फ्लाईवेट फैक्ट्री जो है ये पूल को मेंटेन करता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स जो शेयरेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर शेयर्ड स्टेट होता है, राइट। तो उनका एक पूल मेंटेन करता है और जब भी आपको वो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तो आप इसको रिक्वेस्ट करते हो और ये आपको वो प्रोवाइड करता है। इसका काम क्या है, इंश्योर करेगा कि जो ऑब्जेक्ट्स का पूल मेंटेन रहे और अगर नहीं है तो अपने पूल में उन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके एड अप करें। और क्लाइंट जो है जो इसको यूज़ करता है, ठीक है, फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट्स को जो यूज़ करता है, मेंटेन ए रेफरेंस टू द फ्लाईवेट्स, कंप्यूट्स आर स्टोर द एक्सटेंसिक स्टेट ऑफ द फ्लाईवेट। तो एक्सटेंसिक स्टेट जो है वो क्लाइंट के पास होता है, जो जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने फिर फ्लाईवेट के ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है तो वो वाला स्टेट आप उसको फिर ऑपरेशन के अंदर पास करेंगे तो वो उस तरीके से बिहेवियर स्टार्ट करेगा। तो अब ये एप्लीकेबल कब है ये वाला डिज़ाइन पैटर्न। तो फ्लाईवेट पैटर्न
effectiveness depends heavily on how and where it is used. ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा सुटेबल लोकेशन में आप यूज़ करेंगे अपने डिज़ाइन के अंदर तो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, अप्लाई द फ्लाई वेट पैटर्न व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। कोई एक नहीं है, ठीक है, बाकी जो हमने पढ़े थे एप्लीकेबिलिटी उसमें ये था कि कोई भी सिचुएशन ट्रू था तो हम उसको फॉलो करते थे, लेकिन फ्लाई वेट के लिए ये है कि ये सारे सिचुएशन अगर ट्रू है फिर आप इसको यूज़ करें, अदरवाइज ना करें। तो पहला उसमें ये है कि एक एप्लीकेशन आपका बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करता है। ठीक है, दूसरा उसका ये है कि स्टोरेज कास्ट आर हाई बिकॉज ऑफ द शेयर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसमें स्टोरेज कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब आप स्टेट को शेयर करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में तो उसका जो स्टोरेज कास्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मोस्ट ऑब्जेक्ट स्टेट कैन बी मेड एक्सटेंसिव। तो अगर आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको एक्सटेंसिव स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है और फिर रन टाइम पे आप ऑब्जेक्ट को वो पास कर सकते हैं, तो बजाय इसके क्यों ना हम उसको कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक बना दें और जो इंट्रिंसिक स्टेट है उसको शेयर बना दें। ठीक है, तो उससे फिर आपका रैम जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। Many groups of objects may be replaced by relatively few shared objects once extrinsic state is removed. तो अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट होगा जिसका इंटरनल स्टेट जो है काफ़ी ऑब्जेक्ट्स का सेम होगा, तो आप उसको एक ऑब्जेक्ट बना लें और एक्सट्रिंसिक स्टेट जो है वो इसको पैरामीटर में पास करवा दें, तो आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे। The application does not depend on objects identity. आपको नहीं चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी आइडेंटिटी क्या है, यानी कि वो डेटाबेस वाला इस तरह का कंटेक्स्ट नहीं है कि आपको वो रिकॉर्ड जो है वो स्पेसिफिकली अपनी आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिफिकेशन के साथ चाहिए। जिस तरह गेम के अंदर बम्स होते हैं तो बम्स की कोई आइडेंटिटी तो नहीं होती, राइट। कोई भी बम जो है उसका एक ही बिहेवियर होता है और वो मल्टीपल बम्स उस तरह के हो सकते हैं, तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। Since flyweight objects may be shared, identity test will return true for conceptually distinct objects. अगर है भी तो वो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा कि हाँ ये वही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट होता है मेमोरी के अंदर, एक ही जगह पे स्टोर हुआ होता है। सिर्फ एक्सटेंसिव स्टेट के साथ आप उसको डिफरेंट तरीक़ों से यूटिलाइज करते हैं। तो जब ये सारे पॉइंट आपके ट्रू है तो फिर अपने एप्लीकेशन के अंदर आप फ्लाईवेट को यूज़ कर दिया करें। ठीक है, अच्छा, लास्ट जो सेक्शन है वो हमारा इसका कंसिक्वेंसेस का है कि इसके नुकसानात और फ़ायदे क्या है। तो फ्लाईवेट में इंट्रोड्यूस रन टाइम कास्ट एसोसिएटेड विद ट्रांसफरिंग, फाइंडिंग एंड कंप्यूटिंग एक्सटेंसिव स्टेट, स्पेशली इफ इट वाज फॉर्मली स्टोर्ड इन एज इंट्रिंसिक स्टेट। तो ज़ाहिर है आप जब ट्रांसफ़र करेंगे, आप जब पूल के अंदर तलाश करेंगे और फिर उसके ऑपरेशंस कॉल करेंगे तो हर एक के अपने अपने ओवरहेड्स भी है। तो हाउएवर सच कास्ट आर ऑफसेट बाय स्पेस सेविंग। लेकिन ये सारे जब रैम की आपकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन वो आपको जितने थ्रूपुट दे रहा होता है तो वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए फिर आप इसको यूज़ करते हैं। विच इंक्रीजेज एज मोर फ्लाईवेट्स आर शेयर्ड। तो आपकी जो मेमोरी की यूटिलाइजेशन है वो चूँकि ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है तो आप इसके जो फाइंडिंग या मैपिंग वाले जो ओवरहेड्स है उनसे इसका एप्लीकेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर रहती है। स्टोरेज सेविंग आर अ फंक्शन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। अब ये आपको स्टोरेज डिफरेंट एस्पेक्ट से जो है स्टोरेज जो है वो बचा रहा होता है। एक तो ये है कि आपका जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो इंस्टेंसेस जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, द रिडक्शन इन द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस दैट कम्स फ्रॉम शेयरिंग। अगर पहले आप 50 बम के इंस्टेंसेस बनाते थे तो अब आपको एक का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, सिर्फ उसके जो एक्सटेंसिव स्टेट है वो डिफरेंट पास करना पड़ेगा। तो इसने काफ़ी सारे जो है वो सेविंग इसलिए इस तरीके से कर लेता है। इसी तरीके से द अमाउंट ऑफ इंट्रिंसिक स्टेट पर ऑब्जेक्ट। अब पहले 50 ऑब्जेक्ट में हर एक का अलग अलग अपना इंटरनल स्टेट था, राइट। अब यहाँ पे इंटरनल स्टेट सिर्फ एक है और 50 के अंदर शेयर हो रहा है, राइट। तो ये इसने भी और भी एफिशिएंसी आपको ऐड कर दी है। और वेदर एक्सट्रिंसिक स्टेट इज़ कंप्यूटेड और स्टोर्ड। तो जो कॉन्टेक्स्ट वाला स्टेट होता है अगर वो स्टोर हो रहा होता है या वो कंप्यूट हो रहा होता है, तो दोनों सिचुएशन में जो है वो आप उसको एज ए पैरामीटराइज पास करते हैं। तो फिर उसका यानी कि अगर वो आपके ऑब्जेक्ट में पहले से भी अगर वो कंप्यूट हो रहा होता है तो 50 टाइम हर एक के अंदर कंप्यूट तो पहले भी हो रहा था। अब जब आपने उसको उसमें फ्लाईवेट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर दिए तो अभी भी एक बार कंप्यूट हो रहा, तो जब यूज़ हो रहा होता है तो बार बार वो कंप्यूट हो रहा होता है, लिहाजा आपके ओवरहेड्स इसके इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते। ठीक है, तो ये तीनों इसके एडवांटेजेस है, ये जहन में रखें। और इसका जो एग्ज़ाम्पल है
वो ट्यूटोरियल पॉइंट वालों ने सिंपल उसमें दिया हुआ है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कोड में भी कर दिए इसको। तो ये इसका लेब वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको आपको बल्कि मैं इस सेशन इसको स्टॉप कर देता हूँ। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं जो करंट सेशन हमने पढ़ लिए तो विल एंड गुड, अदरवाइज इसका जो लेब वाला पार्ट है उसको मैं अलग रिकॉर्ड कर देता हूँ।